अस्सलामुअलैकुम। तमाम उन लोगों के लिए आज के एपिसोड हाज़िर है जो कि अपनी लाइफ में कीमती लम्हात ज़ाया कर चुके हैं, ये बताने के लिए अपने स्पाउसेस को, अपने पार्टनर्स को कि वो कितनी अहमियत के हामिल हैं आपकी ज़िंदगी में। आपकी ज़िंदगी में उनका क्या किरदार रहा है, आपकी ज़िंदगी में, आपकी बेसिकली ज़िंदगी को बेहतर बनाने में उनकी क्या मदद शामिल रही है। क्या ऐसे चैलेंजेस थे जो आपने अपने रिश्ते में मिलके एक दूसरे के साथ निकाले। क्या डाउन्स थे जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को चेंज किया। आपकी ज़िंदगी की क्या चैलेंजेस ऐसे थे जो जब आपने साथ मिल के गुजारे तो अब आपकी लाइफ में वो चैलेंजेस किस अहमियत के हामिल हैं। आज ये एपिसोड रिकॉर्ड करते हुए मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ क्योंकि आज जो मेरे हस्बैंड हैं, आज उनकी सर्जरी है और ये वक्त मुझ पे 13 साल के रिश्ते में कभी भी नहीं आया कि मैं इस हद तक इमोशनल हूँ। और मुझे ये ज़्यादा बेहतर तरीका लग रहा था कि मैं फारिग वक्त में बैठ के बजाय परेशान होने के मैं एक ऐसी एपिसोड रिकॉर्ड करवाना चाह रही थी कि जो कि एक टेस्टिमनी हो, एक एक्सप्रेशन रिकॉर्ड में करूँ जो शायद मैंने आज से पहले कभी भी अपने हस्बैंड के साथ नहीं शेयर किया। अगर मैं अपनी लाइफ को पीछे पलट के देखती हूँ, इसको रिवाइंड करती हूँ और मैं 13-14 साल पहले जाती हूँ लाइफ में, तो ऐसे बहुत से मोमेंट्स हैं जिनके बचकानापन पे अब मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी फील होती है। मुझे लगता है कि हम लाइफ में हर चीज़ कर लेते हैं सिवाय एक दूसरे को अप्रिशिएट करने के। हम हर वो बेवकूफ़ी की हद तक चले जाते हैं किसी भी रिश्ते में जिसमें हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे सकते हैं, दे चुके होते हैं अपनी बहुत सारे ऐसी बातों से, ऐसे एक्सप्रेशंस के साथ जो कि हमें नहीं करना चाहिए। जब मेरी शादी हुई थी और मेरी लव मैरिज है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरी अपने हस्बैंड के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। हम लोगों ने ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना मिलके किया। हमें लगता था कि शादी हो जाने का नाम ही रिश्ते की तकमील है और जब हम एक दूसरे के साथ बातचीत स्टार्टिंग में करते थे, शादी के बाद जब हम सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ तय कर रहे थे, सारी मंजिलें, जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, अगर मैं अपनी शादी को, अपने रिश्ते को डिफ़ाइन करूं तो मैं इसको इस तरह से डिफ़ाइन करूंगी कि जो मेरा रिश्ता रहा वो बहुत ही स्ट्रगल के साथ चीज़ें हम लोगों ने आगे तय की। हमारे रिश्ते में बहुत ज़्यादा अरसा गुजरने के बाद स्टेबिलिटी आई। इतने ज़्यादा टर्मोइल्स हमने देखे, इतनी ज़्यादा टर्बुलेंस हमने अपने रिलेशनशिप में देखी, फिनेंशियली, इमोशनली, फिज़िकली बहुत ज़्यादा चीज़ें हमने फेस की हैं। और मैं ये बात बहुत फ़ख्र से अब कहती हूँ कि मैंने अपने शौहर को जितना स्ट्रॉन्ग देखा है उतना मैंने आस पास अपने सराउंडिंग में किसी मर्द को नहीं देखा। मेरे शौहर की जो नर्व्स हैं वो लोहे की बनी हुई हैं। बाज़ दफ़ा गुस्से में मुझे बहुत हंसी आती है और बहुत अफसोस भी फील होता है कि बाज़ दफ़ा अब मैं सोचूं तो मैं इसी स्टबर्ननेस को बहुत दफ़ा बहुत दूसरी चीज़ों का नाम देके समी को, जो मेरे हस्बैंड का नाम है, उनको बहुत ज़्यादा
तंग करती थी। मैं इस वक्त बहुत इमोशनल भी हो रही हूँ, लेकिन ये एपिसोड रिकॉर्ड करने का मतलब ही यही है कि मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने मुझे बेस्ट से नवाजा। और इस चीज़ का एहसास मुझे बहुत बाद में जाके हुआ। हमने अपने रिश्ते में बहुत ज़्यादा डाउन देखे हैं, बहुत ज़्यादा डाउन देखे हैं, जितने अपनी देखे उतने ज़्यादा डाउन देखे। कभी कभी ऐसा लगता था कि ये क्या हमने ये किस तरीके से, किन चीज़ों से गुजर के हम इस रिश्ते में शामिल हुए हैं। बाज़ दफ़ा जैसे दूसरे तमाम मियाँ बीवी एक दूसरे का कत्ल करने भी एक दूसरे पे फ़र्ज़ और जायज़ समझते हैं। ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हम लोगों के रिलेशनशिप में भी आए जब हमें लगता था हम एक दूसरे का कत्ल कर देंगे। लेकिन अब मैं सोचूं, अब इस मोमेंट में जब मैं बैठी हुई वेट कर रही हूँ कि कब हॉस्पिटल से सिर्फ मुझे एक फ़ोन कॉल रिसीव होगी और मुझे पता चलेगा कि सर्जरी जो है वो कामयाब हो गई है और अब थोड़े टाइम में मेरे हस्बैंड वापस घर आ जाएंगे, तो मुझे ये फील होता है कि ऐसे कितने सारे मोमेंट्स हमने लड़ाई में, हमने नाराज़गी में एक दूसरे से बात किए बगैर गुजार दिए। लेकिन मैं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा क्रेडिट देती हूँ अपने हस्बैंड को कि उन्होंने तहम्मुल मिजाजी के साथ मेरे मिजाज को बर्दाश्त किया, क्योंकि मेरे मिजाज बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नेचर है मेरी। मैं बहुत ज़्यादा जहाँ काम हूँ वहाँ मैं बहुत ज़्यादा अग्रेसिव भी हो जाती हूँ। बहुत ज़्यादा जो है वो मेरी नेचर में कॉम्प्लेक्सिटी है इस हवाले से कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ और ये बहुत ज़्यादा चीज़ जो है वो बहुत बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा मेरे लिए मुश्किलात का सामना करती है। लेकिन उन्होंने बहुत तहम्मुल से मेरे साथ हर चीज़ जो है वो साथ गुजारी। हम हर मुश्किल में साथ रहे। मैं अगर ये कहूँ तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जब हम एक दूसरे के साथ रिश्ते में बंधे थे तो उस वक्त हमारे दिमाग बहुत बचकाना थे, हम खुद भी बच्चे थे, हम बहुत मैच्योर नहीं थे। 23 साल क्या उम्र होती है एक रिश्ते में बंधने की। उस वक्त तो लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, दुनिया घूम रहे होते हैं, सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, और हम लोग इतनी जल्दी लाइफ की स्ट्रगल्स में शामिल हुए और हमारे आगे पीछे कोई भी नहीं था जो हमारी स्ट्रगल में शामिल हो। हमने फाइनेंशियल चैलेंजेस देखे अकेले, किस तरह से दिन गुजारे। अगर मैं सोचूं तो मुझे बहुत अफसोस होता है ये सोच के कि आजकल के बच्चे या आजकल की जो जनरेशन है वो 23वें 24वें साल में कहती हैं कि हम ज़िंदगी से फेड अप हो चुके हैं और हमारी क्या ही ज़िंदगी है और हम तो बर्बाद हो चुके हैं, और रो रहे होते हैं छोटी छोटी चीज़ों पे। अगर मैं याद करूं तो हमने इतने बड़े बड़े चैलेंजेस का मिल के सामना किया है, क्या वो फाइनेंशियल चैलेंजेस हो, इस तरह का भी वक्त हम दोनों ने साथ देखा है। ये जब हमें पता होता था कि कल घर में हमारे पास खाने को भी नहीं होने वाला है, कल जो है वो घर में 1 रुपया भी नहीं होगा, और अब हम क्या करेंगे। बहुत बहुत सख्त वक्त गुजारा है। ऐसा भी वक्त गुजारा है हमने कि हमारा पहला बच्चा जो है जब हुआ है और किस तरीके से मेरे हस्बैंड ने फिनेंसेस मैनेज करके, इवन दो मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाने के लिए भी आफ्टर डिलीवरी कितने फिनेंशियल चैलेंजेस थे जो उस वक्त उन्होंने अकेले ने झेले हैं। और वो खुद भी 24-25 साल के एक लड़के से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किस तरीके से सारी चीज़ें मैनेज की, क्या किया। मैं इतना ज़्यादा बीमार रही, वक्तन फ़वक्तन मुझ पे बहुत बीमारियाँ आई, बड़े से बड़े जो है वो क्राइसिस से हम गुजरे। लेकिन मैंने कभी भी उस आदमी को ये कहते हुए नहीं सुना कि मैं ये क्यों करूँगा या मैं क्यों करूँ, मैं ही क्यों हूँ। ये सारी जो लहू बातें हैं ये मेरे मुंह से वक्तन फ़वक्तन निकलती नहीं हैं। हर मुश्किल के बाद वो कहते हैं ना, इंसान बड़ा ही बेसब्रा, बड़ा बेशुक्रा और बहुत ही बदगुमान जल्दी हो जाने वाली एक मखलूक है। और मुझे लगता है कि उसमें सर फहरिस्त हूँ। हमेशा मैंने जो है वो शिकायत की कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। कोई भी मुश्किल आती थी मैं फ़ौरन सब्र छोड़ के खड़ी हो जाती थी
कि अल्लाह ताला आप मुझे ही क्यों हर वक्त इस मुश्किल का सामना क्यों करने देते हैं, क्यों मुझ पे इतनी मुश्किलात आती हैं। और वाहिद मेरे, अगर मैं अब अपना जर्नी रिवाइंड करूं तो मैं ये बात सोचने पे इस वक्त मजबूर हूँ अकेले बैठ के कि अगर मेरे साथ मेरे शौहर नहीं होते, अगर मेरा शौहर का साथ मेरे साथ नहीं होता तो मैं क्या करती। मेरे साथ कोई भी नहीं था। ऐसे ऐसे वक्त आए हैं जब दुनिया हमारे अगेंस्ट खड़ी होती थी और हम दो एक दूसरे के साथ खड़े होते थे हमेशा। और अब मैं सोचती हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि या अल्लाह ताला, ये ही बेस्ट इंसान है मेरी लाइफ में, यही बेस्ट पार्टनर है जो आपने मुझे दिया। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हमने बर्दाश्त की हैं, झेली हैं, कि अगर मैं अब सोचूं कि कोई और आदमी होता या कोई और पार्टनर मुझे मिलता तो शायद हालात इस तरह के ना होते, सिचुएशन इस तरह नहीं होती। हमें अच्छी से अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए, हमें बेहतर से बेहतर ज़िंदगी देने के लिए क्या उनकी स्ट्रगल्स रही हैं, क्या उन्होंने झेला, किस तरीके से वो आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, अकेले, कोई साथ नहीं। कितनी दफ़ा सिचुएशन बिल्कुल अगेंस्ट हो गई मेरे हस्बैंड के, लेकिन खड़े रहे, चलते रहे। मुझे लगता है कि ज़िंदगी में शुक्रगुजारी होना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है ज़िंदगी के अलावा रिश्ते में शुक्रगुजारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर रिश्ते के अंदर शुक्रगुजारी नहीं है, अगर आप शुक्र अदा नहीं करते, अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय नहीं करते, अगर आप छोटी छोटी बातों को दरगुजर नहीं करते, तो आपका रिश्ता बेमायनी है। अगर मैं ये कहूँ तो ये गलत नहीं होगा कि मैंने अपनी शादी में रहते रहते बहुत सारी चीज़ें सीखी। सबसे पहली चीज़ जो मैंने सीखी वो शुक्रगुजारी है, कि किस तरीके से आप शुक्र अदा करते रहें कि अल्लाह ताला ने जो नवाजा है आपको वो सबसे बेहतरीन है। जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है, आपको ऐसा साथी दिया है जो अंदर और बाहर दोनों तरफ से खूबसूरत है, तो इसमें सबसे ज़्यादा शुक्र अल्लाह ताला का हमें करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी औरतों को मैं जानती हूँ और मैं भी एक वक्त में रिश्ते के ऐसी ही औरत रही हूँ, जब मुझे ये मायने भी पता नहीं थे कि जो मेरे पास है वो कितना खूबसूरत है, जिसका दिल कितना खूबसूरत है, जिसने किस तरह से मुझे हमेशा हर परेशानी हर मुश्किल से ढांपे रखा। किसी भी सर्द व गर्म का खुद तो सामना किया ही किया, लेकिन अपनी तौर पे पूरी कोशिश की कि उस चीज़ को मुझ तक ना आने दिया जाए। ऐसे कितने मुहाज़ों पे हमारे पार्टनर्स अकेले खड़े हो जाते हैं हमें सपोर्ट देने के लिए कि मैं तो ये गर्मी ये सर्दी बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन मेरे बीवी बच्चे महफूज रहेंगे, मेरी फैमिली महफूज रहेगी, मेरी फैमिली जो है वो, उनको मैं जितना बचा सकता हूँ उतना बचा सकता हूँ, उतना बचाऊँगा। अगर पीछे पलट के देखूं तो ऐसे बहुत सारे साल हमने गलती करके गुजारे कि हमारा कम्युनिकेशन बहुत ही बदतरीन था, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो भी थोड़ा सा अग्रेसिव नेचर के थे, मैं भी थोड़ी अग्रेसिव नेचर की थी, कम्युनिकेशन ना होने के बराबर था। ऐसी बहुत सारी गलतियां हमसे भी हुई हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि हम बहुत ज़्यादा परफेक्ट कपल रहे हैं, नहीं। स्टार्टिंग के अगर सालों की बात करूं तो बहुत ही स्ट्रगलिंग साल थे हमारी शादी के। हम एक दूसरे को समझ रहे थे और इतनी गलत फहमियाँ आसपास के लोग कर देते थे, इतनी स्ट्रगल्स हमें देखनी पड़ी कि हमने अपना वो रिश्ता स्टार्टिंग के सालों में एंजॉय ही नहीं किया जो नॉर्मली शादी में या हालात में किया जाता है। हमारे जहनों पे और 10 तरह की फ़िक्रें सवार रहती थी, कौन खुश हो रहा है, कौन नाखुश हो रहा है, लोगों को मनाने में, लोगों रूठे हुओं को मनाने में, लोगों की क्रिएट की हुई मुश्किलों को दूर करने में, अपने घर के अखराजात पूरे करने में, ज़िंदगी चलाने में, बच्चों की तरबियत में, बच्चों को सही उसमें
देखने में हमने कितने साल अपने गुजार दिए। हमें अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि हमने क्यों ये रिश्ता बांधा था, हमने एक दूसरे को ही क्यों चुना था, ऐसी क्या वजह थी जो अल्लाह ताला ने हमारी डेस्टिनी एक साथ लिखी, क्यों हम एक दूसरे के आमने सामने आए। ये मुकद्दर था ये सब। लेकिन जब हमें समझ में आई ये बात, और जब मैं अगर ये बात कहूँ तो ये बिल्कुल ठीक बात होगी कि असल में हमारी शादी अब से 13 साल 14 साल पहले नहीं, बल्कि शादी का जो रिश्ता हमने चुना एक दूसरे को, या शादी जो हमारे नज़रों में दिमागों में असल में 6 साल पहले, मुझे आज तक वो दिन याद है। और वो दिन मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन दिनों में से है। एक नहीं, कई दिन ऐसे बेहतरीन है जिनको मैं अब याद करूं तो लगता है कि एक ख्वाब जैसे हैं। अब से 6 साल पहले मुझे लगता है कि हमने सही में एक रिश्ता है उसको स्टार्ट किया था। हालांकि हमारी शादी को माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह 13 साल मुकम्मल हो चुके हैं, और शादी से पहले से हम लोग एक दूसरे को जानते थे। तो कुल मिला के 17-18 सालों से हम एक दूसरे के साथ हैं। लेकिन जो सही में रिश्ते की मतलब को जाना है वो 6 साल पहले। और उसके बाद भी ऐसे कई लम्हात मेरे जहन में याद आ रहे हैं जिसमें मुझे लगता था कि यार मैं तो गिव अप कर दूंगी। क्या नेचर है ये बंदे की, ये क्यों बंदा जो है वो इतना कॉम्प्लेक्स है, क्यों इसकी चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती। लेकिन जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाते हैं, जैसे जैसे अपने रिश्ते में आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे आपको अंदाज़ा होता है कि रिश्ता सिर्फ तभी चल सकता है जब आप एक दूसरे को माफ़ करना सीखें, एक दूसरे की छोटी या बड़ी गलती को माफ़ करना सीखें, एक दूसरे को कवर करना सीखें, एक दूसरे की इज़्ज़त को अपनी इज़्ज़त समझें। ऐसी बहुत सारी गलतियाँ हम ख़वातीन अपनी लाइफ में कर रही होती हैं, जब हम छोटी छोटी बात को, जिन बातों का कोई मकसद नहीं होता, जिन बातों को अगर हम मुस्तकबिल के में सोचें कि ये बातें होने पर हम ऐसा रिएक्शन देना पसंद करेंगे, तो हम डेफिनेटली हम यही सोचेंगे कि नहीं, हम ये ऐसा रिएक्शन नहीं देंगे। ये तो बहुत ही बेवकूफ़ाना बात थी जिसमें हम लड़ बैठे थे। दरगुजर करना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ मुझे समझ में आई है, आपको रोज़ एक दूसरे को माफ़ करना होता है, रोज़ एक दूसरे को समझना होता है नए सिरे से, रोज़ एक दूसरे का शुक्रगुजार होना पड़ता है। आप अप्रिसिएशन आप रिश्ते के लिए बहुत ज़रूरी है, बेइंतहा ज़रूरी है। जब आप एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं, हाँ ठीक है, जो गलती होनी थी हो गई, हम इस गलती को ओन कर रहे हैं और हम फिर कोशिश करेंगे कुछ नया करने की, हम फिर कोशिश करेंगे कुछ नया सीखने की, हम फिर कोशिश करेंगे कि ये गलती दोबारा हम ना दोहराएं। आई थिंक यही ज़िंदगी का राज है, एक अच्छी मुकम्मल ज़िंदगी का, और एक कामयाब रिश्ते का राज भी यही है कि आपको एक दूसरे को माफ़ करना होता है हर रोज़। आपको लगता है कि अब जो है ना आपसे नहीं हो पा रहा, आप नहीं कर पाएंगे, आप थक रहे होते हैं, आप फील कर रहे होते हैं अपने आप को एग्जॉस्ट, आप बहुत सारी चीज़ों को समझ रहे होते हैं कि यार ये चीज़ें आगे नहीं चल सकती। लेकिन ट्रस्ट मी, जिस मालिक ने, जिस क्रिएटर ने, जिस खालिक ने आपका रिश्ता बनाया होता है, आपका साथ लिखा होता है तकदीर में, तो वो कैसे आपके रिश्ते को लेट इट गो आप एक दूसरे को कर सकते हैं, वो भी छोटी छोटी बातों पे। आजकल इतने ज़्यादा रिश्ते बन रहे होते हैं और टूट रहे होते हैं, छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स पे, छोटी छोटी बातों पे घर तबाह हो जाते हैं, ख़ानदान एक दूसरे से नफ़रत करने लगते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें ये आंखें बंद करके सोचना चाहिए, और मैं हमेशा इस चीज़ को इस तरह से देखती हूँ कि एक घर में 10 तरह के लोग, 10 तरह की अलग अलग फितरत और उसके लोग भी जब साथ रहते हैं तो खटपट अनबन तो उनमें भी हो रही होती है। तो जो ये रिश्ता, जिसमें ये कहा गया है, हमारे मज़हब में, हमारे दीन में हमें ये सिखाया गया है कि औरत के ऊपर सबसे पहला हक उसके खाविंद का है, उसके शौहर का है, उसके पार्टनर का है।
जब उसकी शादी हो जाती है, पेरेंट्स, बहन भाई, उसके ख़ानदान, कज़न्स, आंट्स, अंकल सब पीछे रह जाते हैं। एक औरत पे पहला हक उसके शौहर का है। और ये चीज़ हम औरतों को समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला ने हमारा बिल्ट इन डिफरेंट किया है अदर देन हमारे शोहरों के, हमारे ख़ाविंदों के, हमारे हस्बैंड्स के, हमारे पार्टनर्स के। औरत बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है और मर्द बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और लॉजिकल होता है। ये चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट्स का बाइस बनती है जब हम लॉजिक को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं इमोशंस के साथ, जब हम इमोशंस को बैटल कर रहे होते हैं प्रैक्टिकलिटी के साथ। दोनों तरफ से बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है। दोनों जब रिश्ते में होते हैं तो रिश्ते के अंदर बैलेंस तभी आता है जब दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त करें तहम्मुल से। औरत औरत है, मर्द मर्द है। औरत का मुकाम अपना है, मर्द का मकाम अपना है। कोई किसी के मकाम को ओवरशैडो नहीं कर सकता। किसी की भी एग्जिस्टेंस से दूसरे की एग्जिस्टेंस ख़तरे में नहीं पड़ सकती। ये चीज़ हमें समझने की बेइंतहा ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली सब्र, तहम्मुल, शुक्रगुजारी, माफ़ करना, ये सब बहुत पीछे रह गया। शादी में मोहब्बत हो ना हो, इज़्ज़त का होना बहुत ज़रूरी है। प्यार, मोहब्बत एक ऐसा एहसास है, एक ऐसी फीलिंग्स है कि जो रीजनरेट होता रहता है। ये बात बहुत समझने की ज़रूरत है ख़वातीन को कि लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, अक्वेंटेंस मैरिज हो, वॉट एवर काइंड ऑफ मैरिज यू हैव, आपको ये समझने की बेइंतहा ज़रूरत है कि प्यार आज नहीं है, कल हो जाएगा। आज प्यार है, कल नहीं रहेगा। जो चीज़ चलती रहनी है, जो चीज़ चलेगी आगे, वो सिर्फ इज्जत है। शौहर के दिल में बीवी के लिए इज्जत और बीवी के दिल में शौहर के लिए इज्जत। इज्जत एक ऐसी वाहिद चीज़ है जो आपके रिश्ते को हमेशा मजबूत करती है, और ये चीज़ मैंने अपने रिश्ते में खुद एक्सपीरियंस की है। प्यार बिल्कुल अमर है, बिल्कुल इटर्नल फीलिंग है, इमोशन है। बट समहाउ कभी ना कभी हालात जो ऐसे पैदा हो जाते हैं, ऐसी ज़माने की सर्दो गर्म लगती है रिश्तों को कि प्यार बहुत पीछे रह जाता है। बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, फ़िक्र माश शामिल हो जाता है। बच्चे होने के बाद बहुत सारी चीज़ें बच्चों के हवाले से शामिल हो जाती हैं रिश्ते में। लेकिन क्या चीज़ ऐसी है जो रिश्ते को जहत देती है, जो रिश्ते को आगे बढ़ाने में मदद देती है, और वो है इज़्ज़त। एक दूसरे के लिए इज़्ज़त का होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं ये बात आज कहने के लायक हूँ तो इसमें मेरे शौहर का बहुत बड़ा किरदार है। हर गरम हवा से हमारे शौहर ने हमें बचा के रखा। कितने लोगों की बातें सुननी पड़ी, कितने ताने बर्दाश्त करने पड़े, कितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, लेकिन हमें हमेशा कवर करके रखा। हमेशा खुद बुरे बने 10 जगह, खुद लोगों की क्या क्या बातें नहीं सुनी। हमने तो बहुत ज़्यादा चीज़ें फेस की लाइफ में, लेकिन खड़े रहे बस। और हमेशा मुझसे, मैं आज अगर इस बात को याद करूं तो मैं हंसती हूं, और मैं अक्सर अपने शौहर को एक बात बोलती हूं कि आप खुद कितने साल के थे जो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें उस वक्त करते थे। आप तो खुद बच्चे थे। 21, 22 साल, 23 साल क्या उम्र होती है एक लड़के की कि जब वो, उसको लगता है कि भाई अब हम जो फैमिली बनाएंगे तो मैं उसको ऐसे प्रोटेक्ट करूँगा। अगर मैं अपने शौहर की पुरानी बातें याद करूँ तो कहते थे कि मैं बस अब ये फैमिली को प्रोटेक्ट करना मेरा काम है, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने ये फैमिली बना रहा हूँ या बनाई है, और हम आगे इसको ऐसे लेके चलेंगे, वैसे लेके चलेंगे, जैसे शादी के शुरू दिनों में लोग बातें कर रहे होते हैं। तो मैं खुद अब हंसती हूँ उन बातों पे। मैं यही कहती हूँ कि आप कैसे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर लेते थे इतनी सी एज में, क्या मतलब आपके जहन में होता था। तो हमेशा यही कहते थे कि मुझे हमेशा मेरे जहन में यही बात रही कि मुझे अगर अपना रिश्ता बनाना है तो मैं कैसा रिश्ता बनाना चाहूँगा, या कैसे मैं एक कामयाब रिश्ते को देखता हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक दूसरे की इज़्ज़त करें, एक दूसरे को माफ़ करना सीखें। और मैं स्पेशली ख़वातीन को बात कहना चाहूँगी कि अपने शौहर की बुराइयाँ ना किया करें। ट्रस्ट मी, आपको एक वक्त के बाद खुद पछतावा होगा। और ये चीज़ें मैंने भी पहले दिन से नहीं सीखी, मैंने भी बहुत बाद में जाके इस चीज़ को रियलाइज़ किया।
बहुत सालों बाद मुझे पता चला कि आप एक दूसरे का लिबास कहे गए हैं कुरान में। सूरह निसा में आपके लिए ही कहा गया है कि आप एक दूसरे का लिबास हैं। लिबास इसलिए नहीं कहा गया कि आप भी अच्छे कपड़े पहने और वो भी अच्छे कपड़े पहने, नहीं। लिबास का मतलब है कि आप एक दूसरे को ढांप के रखें, एक दूसरे को हर गंदगी से, हर बुराई से ढांप के रखें, एक दूसरे के ऐबों पे पर्दा डालें। आजकल इतना कॉमन हो चुका है अपने शौहर की बुराई करना, और ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा जो है सैडेस्ट पार्ट लगती है सोसाइटी का, कि शौहर इतना कर करके ख़त्म हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा अच्छाइयाँ, इतनी ज़्यादा भलाइयाँ अपनी बीवियों के साथ, ख़ानदानों के साथ, अपने बच्चों के साथ करते हैं, और एट द एंड उनको क्या मिलता है? जी मेरे शौहर तो है ही ऐसे, वो तो है ही ऐसे, उन्होंने तो मुझे खुशी नहीं रखा हुआ, मुझे तो कुछ दिलाते ही नहीं है, हम तो कहीं घूमते ही नहीं है, हम तो ये नहीं करते, हम तो वो नहीं करते। पता नहीं क्या क्या कहानियाँ इधर उधर उनके शौहरों के बारे में घूम रही होती हैं, और शौहरों को बेचारों को पता ही नहीं होता कि उनकी मार्केट में क्या जो है वो रेपुटेशन बन चुकी है। एक शौहर की फ़राइज़ में सबसे पहला फ़र्ज शामिल है अपनी बीवी की इज़्ज़त को प्रोटेक्ट करना, उसके नाम को सेफ रखना, और यही काम एक बीवी के ऊपर 10 दफ़ा मल्टीप्लाई होके लागू होता है कि वो शौहर की मौजूदगी और गैर मौजूदगी में उसकी इज़्ज़त को प्रोटेक्ट करे, उसके नाम की हिफाजत करे, और वो कोशिश करे कि जहाँ पे भी उसके शौहर का अच्छे अल्फाजों में ज़िक्र हो रहा है वो उसी जगह पे शामिल हो। मैंने अपनी लाइफ में बहुत ये क्लियर उसूल बनाया है 3 साल 4 साल पहले, कि जहाँ पे मुझे लगेगा कि मेरे शौहर के बारे में अच्छे अल्फाजों में बात नहीं होगी, या मेरे शौहर के बारे में कोई भी ऐसी बात मेरे कान में पड़ेगी, मैं उस जगह बैठना पसंद नहीं करूँगी, मैं उन लोगों में शामिल होना पसंद नहीं करूँगी, मैं उन लोगों को अपने आसपास बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी जो मेरे शौहर के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बात करेंगे, सोचेंगे या इधर उधर कहानियाँ करेंगे। ये मेरा बहुत क्लियर उसूल है अपनी लाइफ में, क्योंकि एक वक्त ऐसा आता है कि जब आपके आसपास तमाम रिश्ते जो है वो हवा में तहलील हो जाते हैं। रहता है तो कौन? आपका शौहर, और शौहर के लिए बीवी। ये एक ऐसा इटर्नल रिश्ता अल्लाह ताला ने बनाया है। ये जो पार्टनरशिप है, ये जो ये आई थिंक सबसे पहला रिलेशनशिप जो ज़मीन पे उतरा, वो कोई माँ अल्लाह ताला ने नहीं उतारी थी, कोई बाप अल्लाह ताला ने नहीं उतारा था, कोई बहन अल्लाह ताला ने नहीं उतारी थी, कोई भाई नहीं उतारा था, कोई बच्चे नहीं उतारे थे। अल्लाह ताला ने उतारा था एक आदमी, एक पार्टनर, और उसके साथ अल्लाह ताला ने इस दुनिया पे भेजा था उसकी हमसफ़र, उसकी पार्टनर, सोलमेट्स जो दुनिया में उतारे गए थे। जो पहला रिश्ता था वो था मियाँ और बीवी का। मैं अपने तौर पे इसको थोड़ा सा हलाले फाइट कर रही हूँ, मियाँ बीवी का। पार्टनरशिप अल्लाह ताला ने इस दुनिया में उतारी थी, कोर्टशिप अल्लाह ताला ने इस दुनिया में उतारी थी, एक आदमी के लिए एक औरत उतारी थी, आदम के लिए हव्वा उतारी गई थी। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि अगर अल्लाह ताला ने एक पर्टिकुलर रिश्ते को इस दुनिया में उतारा था, उसका क्या मकसद था। अल्लाह ताला ने दुनिया को दिखाना था कि इस तरह का रिश्ता होता है, ऐसे रोल मॉडल्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। हमारे इस्लाम में कितने ऐसे प्रॉफिट्स हैं जिनकी मिसालें दी जाती हैं कि उन्होंने अपनी बीवियों को, अपने जो पार्टनर्स थी उनको किस तरह रखा गया, क्या जीनत बनाया उनको, उनके रिश्ते को रहती दुनिया तक मिसाल कायम की गई। बीइंग एज अ मुस्लिम एंड बीइंग एज अ फॉलोअर, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि आप एक दूसरे की इज्जत हैं, एक दूसरे का लिबास हैं, और आपके ऊपर ये लागू होता है कि आप अपने लिबास की हिफाजत करें, अपने रिश्ते की हिफाजत करें। आज की ये एपिसोड बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल इसलिए भी है क्योंकि आज मुझे अकेले बैठ के ये रियलाइज़ हो रहा है कि इस रिश्ते में खूबसूरती जो है वो मेरे पार्टनर से है, मेरे शौहर से है, और थोड़ी देर के लिए वो अभी इस वक्त एक सर्जिकल प्रोसीजर से गुजरने वाले हैं या गुजर रहे होंगे हॉस्पिटल में। तो मैं अकेली हूँ, मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है। तमाम रिश्ते मौजूद हैं बट मेरे अपने कोई नहीं है। मेरे अपने सिर्फ
आई थिंक हमारी सोसाइटी में मर्दों को बनाया इस तरह जाता है या उनको प्रोग्राम्ड इस तरह किया जाता है, उनको बिल्ट इन उनके अंदर ये चीज़ें होती हैं कि वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते। आई थिंक 2 और 3 आउट ऑफ 10 जो है वो एक्सप्रेस कर पाते हैं व्हाट दे फील, बट मोस्ट ऑफ देम उनके अंदर ये अवेयरनेस ही नहीं होती कि उनको अपने ग्रीफ को, अपने इमोशंस को, अपनी हैप्पीनेस को या अपने लव को एक्सप्रेस करना है। तभी हमारी सोसाइटी में मर्दों को काफ़ी टफ और औरतों को काफ़ी एक फेमिनिस्ट साइड उनका जो है वो इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि भाई औरतें जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होती हैं, मर्द थोड़ा सा ज़्यादा टफ स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो औरतों को थोड़ा सा ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि मर्दों को हर हाल में उनके ऊपर अ लिटिल बिट एज हासिल है, इस्लामी तौर पे भी और दुनियावी तौर पे भी। बात सारी ये है कि मर्द अपनी फैमिली को सेफ रखने के लिए, कवर करने के लिए इतनी ज़्यादा टफ चीज़ों से गुज़र रहे होते हैं, इतने अजीब अजीब हालात से गुज़र रहे होते हैं कि उनको ये समझ में आता है कि जी मेरा वे ऑफ एक्सप्रेशन ये है कि मैं अपनी फैमिली को सेफ रख रहा हूँ, उनको प्रोवाइड कर रहा हूँ, उनके सर पे छत है, पेट में अच्छे से अच्छा खाना है, वो दुनिया घूम रहे हैं, अच्छे से अच्छा पहन रहे हैं, बरत रहे हैं। तो ये उनका वे ऑफ एक्सप्रेशन होता है। मैं सब मर्द हज़रात की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मोस्ट ऑफ देम की बात कर रही हूँ। कुछ मर्द बहुत ज़्यादा वोकल होते हैं, बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं और बाज नहीं होते हैं। तो ये फ़र्क है औरत और मर्द के प्रोग्रामिंग में। मर्द हज़रात जितना अकेलापन तब फील कर रहे होते हैं जब उनकी जो फैमिलीज़ होती हैं वो उनको उनके अपने ओन पे छोड़ देती हैं, फिनेंशियली वो स्ट्रगल करते हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं होता, बैक एंड पे कोई नहीं होता, फैमिली पॉलिटिक्स में उनका मोस्ट ऑफ जो जहनी सुकून है वो बर्बाद हो रहा होता है। फिर इसी तरीके से जो है वो जहाँ काम करते हैं, उनकी काम की जगहों पे, उनके प्रोफेशंस में उनको पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ रहा होता है। कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो मर्द अपने ऊपर झेल रहे होते हैं, लेकिन फिर वो अपने घर की ख़वातीन के ऊपर, चाहे उनकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, बीवी हो या फिर और भी उनसे रिश्ते मुंसलिक जो होते हैं, उनके ऊपर वो चीज़ नहीं आने दे रहे होते। तो हमें हर हालत में अपने मर्द को, अपने शौहर को, अपने भाई को, अपने बाप को एंड स्पेशली जो हमारे पार्टनर्स हैं उनको हर हालत में इमोशनल सपोर्ट देनी है। उनको ये बताना है कि जी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको अप्रिसिएशन देनी है कि आप हैं तो हम हैं और आप ही के दम से हमारी सारी रौनक जो है वो अल्लाह ताला ने सलामत रखी है। तो ये मान अपने घर के मर्द को, अपने पार्टनर को, अपने सोल अर्नर को, अपने हस्बैंड को ये देते रहना है वक्तन फ़वक्तन, ताकि उनकी हिम्मत बंधी रहे और वो अपने आप को वर्दी समझें आपके प्यार के। और इसी नोट के साथ मैं अपनी इस एपिसोड का इख्तिताम करना चाहूँगी इस मैसेज के साथ कि अप्रिसिएशन, प्यार, मोहब्बत रिश्ते को ताकत देती है। अपने रिलेशनशिप्स को अपनी झूठी अना, ईगो, अपनी सेल्फ इस्टीम अपनी जगह सही, लेकिन इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने रिश्ते को ख़राब ना करें। जहाँ अप्रिसिएशन चाहिए हो वहाँ उसको दें, जहाँ प्यार चाहिए हो वहाँ दें। इज़्ज़त रिश्ते में बहुत ज़रूरी है। ख़ुद भी इज़्ज़त करें, दूसरों से भी अपनी इज़्ज़त करवाएं। और जहाँ आप मन चाहे ना हो, जहाँ आप वेलकम ना हो, उस जगह पे कतई जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे रिश्ते निभाने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।